हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आप सभी जानते हैं ये जो हमारा प्रोग्राम है, ये जो वीडियो है ना, ये 71 बीपीएससी मेंस को फोकस करके जो है ना तैयार किया गया है आप सभी के लिए। ठीक है? तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं, पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इस पे कॉल कर सकते हैं। पहले आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, पसंद आएगा तभी कॉल कीजिएगा। ओके, चलिए। तो अभी जो आपको पता है ना, बीपीएससी मेंस जो है ना दिसंबर में होने की संभावना है, क्योंकि 30 अगस्त को आपका पीटी का संभावित डेट दिया हुआ है। हो सके तो कुछ दिन इसमें आगे बढ़ सकता है, 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आप इसको 30 अगस्त ही फाइनल मान के चलेंगे। ये हो गया। दूसरा फैक्ट, लगभग जो है ना 1200 सीटों पे जो यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट किए जा रहे हैं। तो जो लोग भी फाइनल करना चाहते हैं, उनके लिए जो है ना पीडीएफ और ये जो हमारा वीडियो है ना काफी कारगर होगा। सबसे पहले आते हैं हम लोग यहाँ पे, ये जो है ना भारतीय न्यायपालिका में प्रौद्योगिकी बढ़ते उपयोग पर चर्चा कीजिए। इसके लाभ और इसकी चुनौतियों का विशेष रूप से भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हाल ही में व्यक्त की गई चिंताओं के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। कुल मिलाकर ये जो टॉपिक है ना, जुडिशरी को लेकर, न्यायपालिका को लेकर, आज की जनसत्ता न्यूज़पेपर में मुख्य टॉपिक था। और वहां से मेंस के क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे वो मैंने आपको यहाँ पे सिंपल के तौर पे दिखाया है। और आपको ये भी बता दें, बीपीएससी 70 में जुडिशरी से लेकर मतलब न्यायपालिका को लेकर काफी प्रश्न पूछे गए। जैसे आपका कॉलेजियम सिस्टम को लेकर पूछा गया। ओके, इससे पहले का जो एग्जाम हुआ था 69 में, महिलाओं का क्या कंसर्न है, सीजीआई इसके बारे में क्या सोचते हैं, उनका क्या निर्णय है, वो क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो न्यायपालिका को लेकर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रौद्योगिकी का जो यूज हो रहा है ना न्यायपालिका में, उसको लेकर इन्होंने चिंता व्यक्त किया था। ये यहाँ पर जो है ना कुछ यहाँ पे सीमाएं हैं, क्योंकि पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी पे डिपेंड होना जुडिशरी में या उसका यूज करना सही नहीं होगा। यहाँ पे मेंस के क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा। ठीक है, कि भारतीय न्यायपालिका में प्रौद्योगिकी का जो बढ़ता उपयोग है उस पर चर्चा करना है आपको। इसके लाभ क्या है, इसकी चुनौती क्या है, उसके बारे में आपको चर्चा करना है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसा क्यों कहे कि कुछ चुनौती है, उनके बारे में भी उल्लेख करना है। आइए इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़ देते हैं हम लोग। डिस्कस द इंक्रीजिंग यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, सेम चीज है, इन इंडियन जुडिशरी। Highlight the benefit and its challenges, especially in light of recent concern expressed by the Chief Justice of India. Okay? ये क्वेश्चन था। इसका आंसर देखिए, एकदम टू द पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है। आप भूमिका में कैसे लिखोगे? आप भूमिका में कैसे लिखोगे? यहाँ पे लिखना है, भारतीय न्यायपालिका में डिजिटल तकनीक का तेजी से विस्तार हो रहा है। आपको ये लिखना है। ठीक है, भारतीय न्यायपालिका में डिजिटल तकनीक का क्या हो रहा है? तेजी से विस्तार हो रहा है। तो न्याय प्रणाली हमारा क्या हो रहा है? पारदर्शी, सुलभ और प्रभावी बन रहा है। तो आपको जो ना इंट्रोडक्शन में तो यहाँ पे तकनीक है, जो डिजिटल प्रौद्योगिकी का जो यूज हो रहा है ना, उसके बारे में सकारात्मक पॉइंट लिखेंगे। साथ में ये लिखेंगे, क्योंकि हाल ही में सीजीआई ने न्यायपालिका में तकनीक के उपयोग की सराहना करते हुए इसके कुछ समुचित असंतुलित प्रयोग की आवश्यकता पर बल दिया। यही लाइन आपका आज का पेपर में लिखा हुआ था। मैंने वहीं से इसको क्या किया है, लिया है, ताकि आपका जो तैयारी है ना बहुत अच्छा से हो जाए और आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू करंट सिनारियो को ध्यान में रखते हुए आंसर को लिखेंगे। ठीक है, तो सेम चीज को मैंने यहाँ पे कॉपी किया था और यहाँ से तो यहाँ पे टाइप करवाया है इसको। डेली जो है ना 2 क्वेश्चन रहते हैं, एक तो आपका करंट अफेयर का रहेगा और दूसरा पीवाईक्यू का रहता है। लगभग 11 क्लास हो चुके हैं, 11 पीडीएफ हमारे ग्रुप में सेंड किया जा चुका है। आज ये 12वां क्लास है, देखिएगा ये लोग। उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे कि तकनीक का उपयोग, मतलब तकनीक का जो यूज हो रहा है ना, किन किन क्षेत्रों में हो रहा है, मतलब जुडिशरी के अंदर। जैसे कि यहाँ पे ई कोर्ट परियोजना, यहाँ पर भी तो तकनीक का यूज हो रहा है ना। जैसे डिजिटल फाइलिंग करने के लिए, केस को ट्रैकिंग करने के लिए यहाँ पे हो रहा है। फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आपने देखा होगा कि जेल से ही ना जो कैदी होते हैं, जो आरोपी होते हैं, उनका जो है वीडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होता है और वो लाइव यहाँ पे स्ट्रीमिंग होता है। आपने देखा ना, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए भी विशेष रूप से कोविड-19 के दौरान, सुनवाई के दौरान। और आजकल तो आप देख रहे हो कि जेल में जो कैदी है ना, उसको कोर्ट में लेके नहीं आया जाता है, बल्कि वहां से जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सवाल जवाब किया जाता है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यूज हो रहा है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो रहा है। कैसे हो रहा है? मान लीजिए आज से 10 साल पहले इस केस में क्या निर्णय दिया गया था, तो उसको खोजने में वक्त लगेगा। अगर मैनुअली आप ढूंढोगे तो अब फाइल खोजोगे, फाइल में फिर केस पढ़ोगे, समझोगे। लेकिन एआई का यूज रहेगा ना,
अगर डाटा पहले से यहाँ पे फिट रहेगा तो हम लोग तुरंत जो है ना मिनटों में उस चीज़ को हम लोग खोज लेंगे। ई-फाइलिंग और पोर्टल्स, ई-फाइलिंग भी हो रहा है आजकल, ठीक है? एआई ट्रांसलेशन है सुभाष और एनजेडीसी डाटा ग्रिड, ध्यान रखिएगा। इन इन सेक्टरों में जो है ना तकनीक का यूज़ हो रहा है। अब हम लोग देखेंगे इसका लाभ क्या हो रहा है? तकनीक का तो यूज़ कर रहे हैं, इसका प्रॉफिट क्या हो रहा है? क्या लाभ हो रहा है? तो समय और संसाधन की क्या हो रही है? बचत हो रही है। जो पहले हमको घंटों समय लगता था, 1-1 दिन लग जाता था, आज वो मिनटों में हो रहा है। समय का बचत हो रहा है, संसाधन, एक दिन में जो हम खोज के लाते थे, उसमें मैन मैन जो है ना जो रिसोर्स का यूज़ होता था, टाइम लगता था, सब में जो है ना यहाँ पे क्या हो रहा है? पैसा भी हमारा या संसाधन कह लीजिए बच रहा है। फिर पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ गया है। पारदर्शिता मतलब आपने आपका जो केस किस तरह से जो है आपने जो है बताया है, ठीक है? कुल मिलाकर पारदर्शिता बढ़ रहा है। किस तरह से काम हो रहा है वो चीज़ जान पाएँगे हम लोग। और जैसे कि केस के बारे में क्या सुनवाई हुआ आज जजमेंट क्या हुआ, कब हियरिंग है, सारा कुछ आपको वो पोर्टल पे मिल जाएगा। दूर-दराज क्षेत्रों के लोगों को न्याय पहुँच हो रहा है। ई-कोर्ट के माध्यम से लोग दूर-दराज में जो वहाँ पे निर्णय हो रहा है, ज मान लीजिए आज से मतलब बहुत दूर वाला जो क्षेत्र है ना, वहाँ पे कोई घटना हो गया, लेकिन वहाँ पे पुलिस वगैरह एफआईआर नहीं कर रही है, इसको सीरियस नहीं ले रही है, तो यहाँ पे कोर्ट इंटरफेयर करता है ना? ठीक है? इन्फॉर्मेशन उसको जो कोर्ट को मिला है, मीडिया के माध्यम से मिला होगा या कुछ तकनीक के माध्यम से ही मिला होगा, तो वहाँ पे क्या करते हैं, ऑटो तो बोलते हैं स्वतः संज्ञान लेते हैं। मामलों की निगरानी और डेटा विश्लेषण में, ठीक है? निगरानी करने में और डेटा विश्लेषण में इसका यूज़ होता है। तो चीज़ों को लिंक कैसे करना है? अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या चिंताएँ हैं, चुनौती क्या है? अगर मान लीजिए पूरा का पूरा तकनीक का हम यूज़ करने लगे जुडिशरी में, इससे क्या दिक्कत होगा? ये डिजिटल डिवाइड बढ़ जाएगा। हमारे देश में 74% अगर 2011 का आंकड़ा देखें, 74% ही पढ़े-लिखे हैं। बाकी लोग को तो डिजिटल के बारे में नॉलेज ही नहीं है। तो उसमें क्या होगा? डिजिटल डिवाइड बढ़ सकता है। जो आम लोग हैं, बहुत सारे वकील ऐसे हैं ना जिनको तो अ, काम करने में दिक्कत होता है, इंग्लिश को समझने में दिक्कत होता है ना, तो ऐसे में डिजिटल तो कैसे समझ पाएँगे? फिर डिजिटल अवसंरचना का कमी है। किन्हीं जगहों पे अवसंरचना ठीक-ठाक है और किन्हीं जगहों पे है ही नहीं। तो ऐसे फिर कोऑर्डिनेशन कैसे हो पाएगा? फिर प्रशिक्षण को लेकर, आपको भी पता है ना, कोर्ट में बहुत सारे जो यहाँ पे एडवोकेट होते हैं, बहुत लोग जो है ना सिर्फ़ डिग्री को धारण करके वहाँ पे एडवोकेट बनते हैं। आपने रियलिटी देखा ही होगा। साइबर सुरक्षा को लेकर डेटा लीक होने का खतरा रहता है, गोपनीयता का भी खतरा रहता है और न्याय की गरिमा। सीजीआई ने कहा कि न्याय प्रक्रिया में मानवीय संवेदना बनाए रखने के लिए देखिए एआई का अगर हम लोग यूज़ करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें इमोशनल नाम का चीज़ होता ही नहीं है, ठीक है? संवेदनाएँ है ही नहीं इसमें। तो यहाँ पे मानवीय संवेदना को बनाए रखने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम लोग तकनीक को संतुलित तरीके से यूज़ करें। लास्ट में कंक्लूज़न क्या लिखना है? पॉजिटिव लिखना है, नेगेटिव नहीं लिखना है। तकनीक जो है ना, न्याय सुधार का एक सशक्त उपकरण है, लेकिन इसे सहायक माध्यम से रूप में किया जाए। मतलब असिस्टेंट के तौर पे यहाँ पे इसका क्या किया जाए? यूज़ किया जाए, ना कि इसको मालिक के तौर पे या अल्टीमेट के रूप में। सीजीआई की जो चेतावनी है ना, संतुलन और विवेकपूर्ण उपयोग का आह्वान करती है, जिससे तकनीक का न्याय के मार्ग में सहायक बने, बाधक नहीं। ठीक है? और ये जो क्वेश्चन है ना, ये बिहार का पब्लिक सर्विस कमीशन का 70 मेंस में पीवाईक्यू मतलब इस साल जो मेंस हुआ ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया। बिहार में 19वीं शताब्दी के मध्य से आगे कहने का मतलब वही 1800 से 50 से आगे का आपको आपको बात करना है यहाँ पे, ठीक है? उसी आस-पास में कि शिक्षा का विकास कैसे हुआ? पश्चिमी शिक्षा का फैलाव का परीक्षण करना है। तो यहाँ पे इसका आपको इम्पैक्ट बताना है, कौन-कौन से संस्थान बने उसके बारे में बात करना है और कब स्टार्ट हुआ? इसको लाने का क्या कारण था? और यहाँ पे कुछ चुनौती आपको बात करना है, ठीक है? परीक्षण बोल रहा है तो यहाँ पे चैलेंजेस बताना ही होगा आपको। यहाँ पर देख लीजिए, भूमिका में आप कैसे लिखोगे इंट्रो में? 19वीं शताब्दी के मध्य में बिहार में ब्रिटिश शासन के तहत शिक्षा व्यवस्था में भारी बदलाव हुआ। ठीक है, कब? ब्रिटिश शासन के अंतर्गत शिक्षा व्यवस्था में भारी बदलाव हुआ। जो पारंपरिक जो गुरुकुल व्यवस्था था, जो मदरसे प्रणाली थे, उसकी जगह पश्चिमी शिक्षा प्रणाली आ गया, वेस्टर्न एजुकेशन आ गया। अब कारण क्या था? इसके आने का कारण था आपको बता दें, जो ब्रिटिश जो था ना, वो भारत में एजुकेशन इसलिए लेकर आ रहा था क्योंकि उसको ना सस्ते में क्लर्क चाहिए था जो कि इंग्लिश भाषा को जानता हो। इसलिए वो लोग जो है ना एजुकेशन लेके आया था। इसका ये पर्पस नहीं था कि पूरे इंडियन को एजुकेट बनाना है, उसको सभ्य बनाना है, बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं था उसका। आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो अंग्रेजों का काला चिट्ठा खुल के सामने आ जाएगा। लेकिन फिर भी हमें हमें ब्यूरोक्रेट बनना है, ब्यूरोक्रेसी की नज़र से देखना है, तो हमें बैलेंस होकर रहना है। 1835 के मैकाले मीन्स के बाद मैकाले जो है ना 1835 में
अंग्रेजों ने अंग्रेजी भाषा और उसकी पद्धति को बढ़ावा दिया। क्यों दिया? क्योंकि उनको सस्ते कलर चाहिए था। विदेश से जब लेकर आता था ना कलर को, तो महँगा पड़ता था और प्रशासनिक सेवाओं में अंग्रेजी जानने वालों की आवश्यकता होती थी। इस कारण से यहाँ पे एजुकेशन को लेके आया। अब देखते हैं कौन-कौन से संस्थान बनाया और क्या-क्या पहल किया। तो आपने देखा पटना कॉलेज 1863 में बना, ये पीटी में भी पूछ लेता है, प्रीलिम्स में भी। इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। किला स्कूल की स्थापना लगभग अनेक जिलों में किया गया। गया में किया गया, पटना में किया गया, है ना? आरा में किया गया और भागलपुर में किया गया। मिशनरी स्कूलों के भी योगदान यहाँ पे दिया गया और मिशनरी स्कूल भी बनाया गया। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे प्रमुख जो शिक्षण संस्थान थे, जैसे कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय 1917 में, ये भी क्वेश्चन पीटी में बार-बार पूछ लेता है। अभी हुआ था सिविल कोर्ट का मेंस एग्जाम, उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया डायरेक्ट। तो यहाँ पे प्रमुख शिक्षा संस्थान की स्थापना जो है ना 1970 में हुआ। साइंस कॉलेज, पटना, बिहार नेशनल कॉलेज जैसे संस्थान बने। आगे चलकर नालंदा मेडिकल कॉलेज और अन्य संस्थान के अस्तित्व में आ गए। देखिए, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन बना, लेकिन सब याद रखना पॉसिबल नहीं होता है। एग्जाम का अलग ही प्रेशर रहेगा आपको। आपने जितना पढ़ के गया है ना, तो मान लीजिए आपने 100% पढ़ के गया, तो आप पता है एग्जाम में कितना लिख के आओगे? 50%, 55% इतनी ही डाटा आपको याद आ पाएगा। इसलिए हमें एक ही चीज़ को बार-बार पढ़ना है। जो पीडीएफ हम अपने ग्रुप पे सेंड करेंगे ना, इसको कम से कम 3 से 4 बार रीडिंग डालिएगा। तो आपका जो मेंस में ना बहुत अच्छा पकड़ हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लास्ट में हम लोग बात करेंगे इस कोर्स से जुड़ना कैसे है। पहले हम लोग अपने कंटेंट पे बात करेंगे। अब इसका इम्पैक्ट देखते हैं, समाज में क्या इम्पैक्ट पड़ा, जो ब्रिटिश शासन जो एजुकेशन को लेके आया। तो यहाँ पर देखा गया कि आधुनिक विचारों का प्रसार हुआ। जैसे कि मान लीजिए ब्रिटिश जो यूरोपियन में जो टेक्स्ट था ना, जो यूरोपियन जो नोबेल था, उसको पढ़े, उसपे मॉडर्न जो है विचारों को जाने हम लोग, है ना? और स्वतंत्रता, समानता, तर्क के बारे में हम लोग चीज़ों को जाने। फिर हम लोग इसका यूज़ हम लोग कहाँ करने लगे? इकट्ठा होने में, संगठित होने में। तभी तो अंग्रेजों को हम लोग भगाएँगे यहाँ पे। फिर जातीय और धार्मिक जो रूढ़ी थी, उसको चुनौती दिया। आपने देखा ना बहुत सारे कर्मकांड होते थे। सती प्रथा 1829 में उसको खत्म किया गया। विलियम बेंटिंक जो था उस समय और हमारे राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने मिलकर 1829 में सती प्रथा को खत्म किया। ये सब जो अवंडर था हमारे समाज में, इसको खत्म किया गया। तो यहाँ पे जो वेस्टर्न एजुकेशन था और चीज़ों को जानने में हमें हेल्प किया। एक शिक्षित मध्यम वर्ग का निर्माण जो है ना हुआ, एक मिडल वर्ग का निर्माण हुआ। स्वतंत्रता संग्राम में क्या हुआ? सक्रिय हुए। जो पढ़े-लिखे लोग थे, वही लोग तो आज़ादी का मतलब समझाएँ कि हमें आज़ाद होना है, हमें कैसे अंग्रेज़ों के यहाँ से निकालना है, ठीक है? धीरे-धीरे ही सही, लेकिन हमें आज़ादी मिला। इसका आलोचना कैसे होता है? ये जो वेस्टर्न एजुकेशन था ना, इसका आलोचना इसलिए किया जाता है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित था। सिर्फ़ ये ग्रामीण क्षेत्रों तक ही सीमित था और यहाँ पे स्त्रियों की शिक्षा की प्रारंभ में उपेक्षित किया गया। ये जो स्त्री का जो शिक्षा था ना, वहाँ पे उपेक्षित किया गया और शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रशासनिक कर्मचारी देख रहे हैं ना 4th ग्रेड का एक आपको लेबर चाहिए था उसको, कर्मचारी चाहिए था। उसका ये मतलब कभी नहीं था पूरा इंडियन को एजुकेट करना है, महिलाओं को सुधार करना है और स्त्रियों की भी शिक्षा ठीक-ठाक नहीं था और ये ग्रामीण क्षेत्रों तक ही सीमित रहा। क्योंकि अगर देखेंगे शहरों वाले अगर पढ़े-लिखे निकल गए, तो फिर अंग्रेज वहाँ पर सर्वाइव ही नहीं कर पाएँगे। लास्ट में निष्कर्ष में आपको क्या लिखना है? बिहार में जो पश्चिमी शिक्षा ने सामाजिक जागरूकता फैलाने में, राजनीतिक चेतना जगाने में, राष्ट्रवाद को जन्म दिया। लेकिन ये पहुँच सीमित थी, फिर भी यह आधुनिक बिहार के निर्माण में एक निर्णायक कदम उठाया। अब कितना टू द पॉइंट बताया गया है, ओके? यहाँ से पीडीएफ से आप जुड़ना चाहते हैं, अब आते हैं कैसे जोड़ना है। मान लीजिए आपको पीडीएफ ये पसंद आ गया, कोर्स अच्छा लग रहा है आपको, तो आपको जो है ना एक नंबर दिया गया है, आप इस पे कॉन्टैक्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? वो नंबर मैं लिख देता हूँ, ठीक है? वो नंबर है क्या? 9430357042 इस नंबर पे कॉल करेंगे आप और एक नॉमिनल फी रखा गया है, बहुत नाम मात्र का रखा गया, छोटा-सा जो है यहाँ पे रखा गया है, आप उसको पे करोगे, स्क्रीनशॉट आपको भेजना है टेलीग्राम पे, बाद हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे और यहाँ पे जो है ना मेंस तक आपका इसी तरह का पीडीएफ, इसी तरह का कोर्स चलता रहेगा ताकि आपकी तैयारी में जो है ना बूस्टिंग का काम करे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, धन्यवाद।